मोटरसाइकिल का इंजन मेरे नीचे हल्की सी कंपन के साथ गूंज रहा था जब हम सुनसान हाईवे पर तेजी से घूमते हुए न्यूयॉर्क के कंकाल जैसे खंडहरों को बहुत पीछे छोड़ चुके थे। हमें भागे हुए कई घंटे बीत चुके थे। यहाँ की हवा खुद जैसे राहत की सांस ले रही थी। शहर की हर गली में फैली सड़ांत की बदबू, सड़ी हुई लाशों और बासी पानी की घुटन भरी बू जो हर सांस पर गला जकड़ लेती थी, वह अब नहीं थी। शहर से बाहर आते ही हवा में पाइन और मिट्टी की हल्की सुगंध थी, मानो ये याद दिला रही हो कि इस तबाही के नीचे भी धरती खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ लंबे समय से सुन्न पड़ चुके थे हैंडल पकड़ते हुए। लगातार घंटों बाइक चलाने से जांघों में भी जलन थी। मेरी स्टेमिना अच्छी होने के बावजूद इन लगातार कंपन और तनाव ने शरीर को थका दिया था। नींद, भगवान कसम, मैं 8 घंटे की सीधी नींद के लिए कुछ भी दिख देता। लेकिन वो सुख अब उतना ही दूर था जितनी वो जिंदगी जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। पिछले सुरक्षा, फिर आराम। अगर आज के जमाने में सुरक्षा जैसी कोई चीज बची भी थी। अचानक मिस आईवी की कार के ब्रेक लाइट्स चमकी और मैं भी गति धीमी कर दी। उसकी गाड़ी के टूटे हुए विंडशील्ड से मैंने उसे आगे किसी चीज की ओर इशारा करते देखा। रोड साइड की झाड़ियों में एक पुराना हरा साइन बोर्ड उभरा, जैक्सन टाउनशिप, ओशन काउंटी, पॉपुलेशन 54,842। जनसंख्या वाली लाइन पर किसी ने खून जैसे लाल पेंट से सिर्फ एक शब्द लिखा था, जैक्सन टाउनशिप। हमारे सामने एक झम चुकी भूतिया बस्ती की तरह फैला था। न्यूयॉर्क की तरह ऊंची इमारतों की भूल भुलैया नहीं, बल्कि फैला हुआ छोटा शहर, घरों के बाहर उगी हुई घास, अंधेरी खिड़कियां, बंद दुकानें, मैकडॉनल्ड्स का झुका हुआ बोर्ड, ट्रैफिक लाइट्स जो बिना मतलब लाल चमक रही थीं, मानो किसी ऐसी दुनिया के अवशेष हों जो अब नियमों की परवाह नहीं करती। संक्रमित यहाँ भी थे, लेकिन शहर वाली भारी संख्या में नहीं। मैंने पार्किंग लॉट में छोड़ी गई कारों के बीच लगभग दर्जन भर को लड़खड़ाते देखा। उनकी कराहों के बीच की खामोशी ज्यादा डरावनी थी। शहर में हमेशा कुछ न कुछ आवाज होती थी, चीखें, कांच टूटने की ध्वनि, आग की दूर दूर से आती गूंज। यहाँ सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे। मिस आईवी हमें टाउन के मार्केट एरिया में ले गई। सिद्धि की कार पीछे चल रही थी और मैं सबसे पीछे, बार बार मिरर चेक करता हुआ। एक दो संक्रमित हमारी गाड़ियों को देखकर लड़खड़ाते हुए पीछा करने लगे, लेकिन वे इतने धीमे थे कि आसानी से पीछे छूट गए। इमारतों की हालत बता रही थी कि लोग कितनी जल्दी भागे थे। टूटी सलून विंडो, गिरे हुए मैन्यूकिन, खाली एटीएम। फिर मिस आईवी की कार एक बड़ी इमारत के सामने रुक गई। फ्रेश मार्ट, ग्रोसरी, पार्किंग लॉट में उल्टे पड़े शॉपिंग कार्ट, खुली कारों के दरवाजे, जैसे किसी अधूरी कहानी के अवशेष। मैंने बाइक बंद की और जमीन पर कदम रखते ही थोड़ी राहत महसूस की। सिडनी की कार से क्रिस्टोफर बाहर आया, पीठ सीधी करते हुए बोला, ये तो पूरा मार्केट है, जितना सामान मिल सकता है उठा लेते हैं। कांच की खिड़कियों से अंदर का दृश्य साफ दिख रहा है। कुछ रैक उल्टे पड़े, सामान बिखरा हुआ, लेकिन कई हिस्से बिल्कुल अनटच्ड लग रहे थे। चलो जल्दी शुरू करते हैं, मैंने कहा, चाबी जेब में डालते हुए। अंदर 4 संक्रमित थे, भटकते हुए। यही कि पहले यहाँ कोई आया होगा या फिर मर चुका होगा। सिंडी बाहर निकल आई, थकी हुई दिख रही थी, लेकिन अंदर जाने को तैयार। क्रिस्टोफर बोला, साथ में चलते हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए होगा। हम सब ने बिना बोले ही एक ही फैसला लिया, सामना करेंगे, कारों में बैठे नहीं रहेंगे। आई टेक पॉइंट, मैंने कहा, स्टोर के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। जेसन मेरे पास आकर बोला, मुझे माफ करना और शुक्रिया भी कहना था। मैं रुककर उसकी तरफ मुड़ा। किस लिए? वो शर्म से नजरें झुका गया। मेरे कार वाली बात, तुमने मुझे धक्का देकर अंदर डाला और खुद ही दर बाहर रह गए। मुझे लगा तुम मर गए। मैंने कंधे उछाए। मैं बच सकता था, तुम नहीं। बस सही फैसला लिया। जेसन धीमे से फुसफुसाया, तुम अविश्वसनीय हो। मैंने जवाब नहीं दिया। गमन दिखाना नहीं था, झूठी दिलासा भी नहीं। क्रिस्टोफर ने आवाज लगाई, 4 संक्रमित अंदर दिख रहे हैं आर्यन। बैकअप चाहिए, मैंने कहा। सिडनी आगे आई, मैं साथ चलूंगी। प्रिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं भी मदद करूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, डर था, लेकिन उससे बड़ा खुद को साबित करने का इरादा। ठीक है, मैंने कहा। हमने गेम प्लान बनाया। क्रिस्टोफर और मैं 2 अकेले संक्रमित लेंगे। प्रिया और सिडनी उन दोनों को तो साथ घूम रहे थे। दरवाजा ढकेला,
एक जोरदार धातु की आवाज गूंजी। अंदर अंधेरे से एक कड़ा सुनाई दी। शुरू हो गया। पहला संक्रमित मध्य उम्र का आदमी, यूनिफॉर्म पहने। मेरा नाम टैग पढ़ा। मैनेजर स्टीव। उसने झटके से सिर मेरी तरफ घुमाया। मैंने बिना हिचकिचाए एक जोरदार किक उसके सीने पर मारी। वो पीछे उछलता हुआ काउंटर से टकराया। मैं उसके ऊपर चढ़ा, घुटनों से पकड़कर, और छुर की आवाज। चाकू उसकी खोपड़ी के बेस में धंस गया। एक झटका, फिर सन्नाटा। क्रिस्टोफर भी अपनी तरफ लड़ रहा था, कुर्सी के पांव से पूरी संक्रमित की खोपड़ी तोड़ते हुए। सिडनी ने अपने टारगेट को तेजी से खत्म किया। सही एंगल, सही स्ट्राइक। लेकिन प्रिया संघर्ष कर रही थी। उसके सामने एक युवती संक्रमित थी, योगा पैंट, टैंक टॉप पहने। प्रिया लगातार पीछे हट रही थी। एलेना मदद करने दौड़ी, लेकिन प्रिया चिल्लाई, नहीं, मुझे खुद करना है। उसकी आवाज में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा जिद और दर्द। वो लगातार वार कर रही थी, लेकिन हर बार हवा में लगता। फिर अचानक क्रैश। प्रिया ने पूरी ताकत से संक्रमित को धक्का दिया और वो उड़कर कस्टमर सर्विस काउंटर में जा घुसी। काउंटर टूट गया, धूल उड़ गई। पूरा स्टोर स्टंट खड़ा रह गया। प्रिया दौड़ी, संक्रमित पर छड़ी, और पहला वार आंख में, दूसरा कान के पास। फिर बार बार हड्डी टूटने की आवाज। खोपड़ी पिचक गई, दिमाग का गूदा फैल गया। आखिरकार वो रुकी, पसीने और खून से लथपथ। धीरे से मुस्कुराई। मैंने कर लिया। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं, खुशी और कुछ बहुत गहरे खतरनाक एहसास से भरी। हम सब चुप थे, पूरी तरह से खोए हुए। प्रिया खूबसूरत थी, लेकिन इस हालत में वह किसी खूबसूरत दुस्वप्न जैसी लग रही थी। दीदी, आप ठीक हो? आराध्या ने पूछा। उसके कदम टूटी फूटी दुकान की फर्श पर हल्के से गूंजते हुए आगे बढ़े। प्रिया बिल्कुल जड़ हो चुकी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, मानो अभी अभी मौत से खींचकर निकाली गई हो। कुछ ही फुट दूर एक संक्रमित का शरीर मरोड़ा हुआ पड़ा था, उसी जगह जहां उसने उसे जोर से फेंका था। उल्टी पड़ी शेल्फ की छाया में वह डरावना दिख रहा था। हाँ, उसकी सांस अटकी और हल्की हंसी निकली, लेकिन उसमें हंसी नहीं थी, सिर्फ सकबा। वह पलकें झपकाती रही, जैसे किसी ट्रांस से बाहर आ रही हो। और तभी उसे एहसास हुआ, सब उसे ही देख रहे थे, जो उसने किया था और जैसे किया था। उसका वजन अचानक उस पर फूट कर गिरा। उसका चेहरा गहरा लाल हो गया, गालों से गर्दन तक। मैं बस खुद करना चाहती थी, वह बुदबुदाई। विवेक ने धीमी सी स्किटी बजाई। यकीन मानो, एक पल को तो मुझे उस संक्रमित पर दया आ गई थी। वह उस लहूलुहान शरीर की तरफ इशारा करता बोला, तुमने उसे ऐसे उछाला और फिर चाकू से खत्म भी कर दिया। अरे बेवकूफ! नंदिनी ने तुरंत उसकी पसलियों में कोहनी मारी, जोर से। विवेक दर्द से तरह उठा। ये किस बात के लिए था? थोड़ा तो सेंस दिखाओ, नंदिनी ने फुसफुसाया, पर उसकी नजरें भी बार बार प्रिया की तरफ ही भाग रही थी। प्रिया का चेहरा और भी गहरा लाल। वह समझ नहीं पा रही थी कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं। और तभी उसकी नजरें मुझसे मिली, आर्यन से। बाकी सबको लगा कि ये बस एक डर के मारे आई शक्ति थी, लेकिन मैं जानता था यह सामान्य इंसानी ताकत नहीं थी। जिस तरह उसने संक्रमित को पकड़कर ऐसे फेंक दिया, वो तकरीबन मेरी ही तरह था। यानी उसके अंदर भी बदलाव शुरू हो चुका है। धत, मैंने गहरी सांस ली। प्रिया भी डलहन वायरस से प्रभावित हो चुकी थी। हमारे उस पल के कारण अब वही चीज उसके शरीर में भी सक्रिय थी, और इसका मतलब उसे भी वही दर्द, वही पागलपन, वही शारीरिक टूटन झेलनी पड़ेगी अगर इसे रोका नहीं गया। मुझे पता था कि क्या करना होगा। स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, ठीक उसी तरीके से जैसे पहले दिया था। लेकिन उसे यह सब समझाना, ये कैसे बताओ? चलो जल्दी से जो लेना है ले लो, नंदिनी की आवाज गूंजी। पता नहीं कब और संक्रमित आ जाए। सब लोग हरकत में आ गए और प्रिया वाला मामला धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। ग्रोसरी स्टोर सप्लाई हंट। दुकान आधी टूटी फूटी थी, कई हिस्से वैसे के वैसे पड़े थे, मानो दुनिया खत्म ही ना हुई हो। कई जगह ऐसे लग रही थी जैसे युद्ध चला हो। रक्त के दाग, टूटी शेल्फें, सामान बिखरा हुआ। मैं खाने पीने वाली चीजों को उठाने लगा। कैन वाला खाना, सूप, दालें, कॉर्न, जो भी लंबे समय तक चले। स्नैक्स भी उठा लिए, कुकीज, चिप्स, चॉकलेट। कठिन वक्त में छोटी छोटी चीजें भी हिम्मत देती है। फिर हम टूल्स वाले हिस्से में गए। विवेक वहां पहले से था। वो एक हैंड एक्स घुमा रहा था। देख भाई, यह अच्छे हथियार है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने भी एक एक्स उठाए। काली रबर ग्रिप, चमकीला ब्लेड, वजन एकदम सही।
2 ही है, मैंने कहा। तो दोनों ले लेते हैं, विवेक बोला। बाकियों को दूसरा सामान दे देंगे। फिर मुझे पीछे एक स्टोर रूम दिखा, अंदर झाड़ू, पोछे और एक मजबूत क्रॉबार। ये रिया के लिए परफेक्ट है, मैंने मुस्कुराकर कहा। विवेक हंस पड़ा। अब वो कुर्सियों के पांव उपोड़ कर हथियार नहीं बनाएगी। फार्मेसी। शर्म और खामोशी। जब मैं फार्मेसी के पास पहुंचा, रिया वहां कुछ पकड़े खड़ी थी और उसका चेहरा पूरी तरह लाल था। वो थी मॉर्निंग आफ्टर पिल। हमारी नजरें मिली और दोनों के गाल और लाल हो गए। ओह, ये तो और ऑकवर्ड हो गया, मैंने सोचा। रिया बिना कुछ कहे दवाइयों को सीने से चिपा करके चली गई। कुछ पल बाद प्रिया भी आई। वो भी वही गोली लेने लगी, शर्म में डूबी हुई। मैंने सिर्फ देखा और समझ गया। इन सब के बाद वो प्रिकॉशंस लेना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी, अगर वायरस फिर से बढ़ा, उन्हें फिर वही स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, और वो भी उसी तरह। और भविष्य में शायद और महिलाएं भी मिले जिन्हें इलाज चाहिए हो। ये सोचकर सिर भारी हो गया। मैंने जल्दी जल्दी और भी इमरजेंसी पिल्स उठाकर अपने बैग में डाल ली। ये किसी को नहीं दिखना चाहिए था। और फिर दिखे कनगोम, चेहरा और लाल। कमाल है, मेरी जिंदगी अब कभी नॉर्मल नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कुछ उठा लिए, इसी दिन जरूरत पड़े तो। सप्लाई भरना, चुपचाप चलता अराजकता। मैंने मेडिकल सामान, बैंडेज, दवाइयाँ, साबुन, टूथब्रश, लाइटर्स, टॉर्च सब उठाए। हर किसी का बैग फटने की हद तक भर चुका था। हम बाहर आए गाड़ी के पास। सूरज ढल रहा था, हवा पेड़ों की खुशबू ला रही थी। नंदिनी, आराध्या और प्रिया सामान फिट कर रहे थे। मिस ईवी, नेहा और अनाया दूसरी कार भर रहे थे। हम 3, आर्यन, विवेक और करण पहरे पर। और तभी मैंने सुहानी को देखा। वो मिस ईवी की कार के बोनेट पर बैठी शांति से किताब पढ़ रही थी। उसके बैग में भी किताबें भरी थीं, जैसे मानो दुनिया खत्म ही ना हुई हो। उसके फोल्डिंग फैन हवा कर रही थी। चेहरा शांत, आंखें गहरी, मन किसी और ही दुनिया में। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास चला गया।